आज भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा निकाली जाएगी। ओडिशा के पुरी और गुजरात के अहमदाबाद में आज भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल होने के लिए दुनिया भर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। अहमदाबाद में सुबह 4 बजे गृह मंत्री अमित शाह अपने परिवार के साथ मंगला आरती में शामिल हुए। अमित शाह ने भगवान जगन्नाथ, बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की आरती भी उतारी। अहमदाबाद की ये रथ यात्रा पुरी के बाद देश की दूसरी सबसे बड़ी रथ यात्रा मानी जाती है। गृहमंत्री अमित शाह हर वर्ष इस भव्य रथ यात्रा का आयोजन से पहले सुबह तड़के मंदिर में पूजा अर्चना और आरती में शामिल होते हैं। रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ, बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा लकड़ी से बने विशाल रथों में सवार होकर अपनी मौसी के घर गुंडीचा मंदिर जाते हैं और 7 दिनों तक रहने के बाद अपने मंदिर में लौट आते हैं। 9 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव में दुनिया भर से श्रद्धालु पहुंचते हैं। विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा के मौके पर ओडिशा और अहमदाबाद में तकरीबन 15 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। ये रथ यात्रा आस्था, परंपरा और भाई बहनों के पवित्र प्रेम का प्रतीक है। यात्रा शुरू होने से पहले पुरी के राजा द्वार सोने की झाड़ू से रथ के रास्तों के साफ करने की एक अनूठी परंपरा है, जिसे छेरा पहरा कहते हैं। यात्रा के दौरान रथों को खींचना बहुत बड़ा पुण्य माना जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से सभी कष्ट आपके दूर होते हैं। तो आज भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा निकाली जाएगी, जिसको लेकर के तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, सुबह 4 बजे से ही भक्तों का तांता मंदिरों में लगा है। अहमदाबाद में आज भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल होने के लिए दुनिया भर से श्रद्धालु अहमदाबाद पहुंच रहे हैं। और अहमदाबाद में सुबह 4 बजे गृहमंत्री अमित शाह भी अपने पूरे परिवार के साथ मंगला आरती में शामिल हुए। गृह मंत्री अमित शाह हर साल यहाँ पर शामिल होते हैं, मंदिर में आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, भगवान जगन्नाथ की आरती उतारते हैं। अहमदाबाद की ये जो रथ यात्रा है वो पुरी के बाद देश की दूसरी सबसे बड़ी रथ यात्रा है, ये जो अहमदाबाद में हो रही है। गृहमंत्री अमित शाह हर वर्ष इस भव्य रथ यात्रा का आयोजन से पहले सुबह तड़के मंदिर से पूजा अर्चना और आरती में शामिल होने के लिए पहुंचते हैं। रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ, बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा लकड़ी से बने कैसे विशाल रथों में सवार होकर अपनी मौसी के घर गुंडीचा मंदिर जाते हैं और 7 दिनों तक रहने के बाद अपने मंदिर में वापस लौट आते हैं। 9 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव में दुनिया भर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा के मौके पर ओडिशा और अहमदाबाद में तकरीबन 15 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। ये रथ यात्रा आस्था, परंपरा और भाई बहन के पवित्र प्रेम का प्रतीक है। यात्रा शुरू होने से पहले पुरी के राजा द्वार सोने की झाड़ू से रथ के रास्तों को साफ करने की भी एक अनूठी परंपरा है, जिसे छेरा पहरा कहते हैं। यात्रा के दौरान रथों को खींचना भी बहुत बड़ा पुण्य का काम होता है और हर श्रद्धालु जो यहाँ पर पहुँचा है वो इसी कोशिश में है, इसी उम्मीद में है कि उसे भी कहीं ना कहीं ये रथ खींचने का मौका मिले, ताकि वो भी अपने जीवन से तमाम जो कष्ट हैं उनसे दूर हो सके, उनसे पार पा सके। और ये सुबह सुबह की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अहमदाबाद से सीधी लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर रथ यात्रा की तैयारी पूरी हो चुकी है। सुबह सुबह 4 बजे मंगला आरती हो चुकी है और कैसे विश्व प्रसिद्ध इस रथ यात्रा में शामिल होने के लिए देखिए 15 लाख श्रद्धालु देश और दुनिया के कोने कोने से यहाँ पर पहुँचते हैं। पुरी के बाद ये सबसे बड़ी रथ यात्रा है जगन्नाथ भगवान की, जो कि अहमदाबाद में हो रही है। 9 दिनों तक ये पूरी रथ यात्रा चलेगी और कैसे इसमें श्रद्धालु बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, तस्वीरें आपको सीधी लाइव दिखा रहे हैं। आप भी सुबह सुबह इंडिया टीवी के माध्यम से दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि अहमदाबाद से ये सीधी लाइव तस्वीर प्रभु जगन्नाथ की, उनकी बहन, उनके भाई और भाई बहन के इस पवित्र प्रेम के प्रतीक को दर्शाती हुई ये जो अनूठी परंपरा आप देख रहे हैं। और दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं, हर साल गृहमंत्री अमित शाह अपने पूरे परिवार के साथ इस आयोजन में हिस्सा लेते हैं और पहले ही पहुंच जाते हैं। सुबह सुबह 4 बजे गृहमंत्री अमित शाह, खबर ये मिली कि वो पहुंच चुके थे और उन्होंने इस भव्य जगन्नाथ मंगला आरती में भी वो शामिल हुए। सिर्फ गृहमंत्री अमित शाह नहीं, बल्कि उनका पूरा परिवार भी उनके साथ मंदिर में मौजूद था। और अब किसी भी वक्त अहमदाबाद से जगन्नाथ की ये जो यात्रा है, रथ यात्रा, वो रवाना होगी। बहुत मजा आ रही है, बहुत पावन अवसर है, बहुत दिल गजगजा चुका है और बहुत मजा आ रही है वातावरण देखकर। जगन्नाथ भगवान की 149वीं रथ यात्रा है, तो भगवान जगन्नाथ सबका कल्याण करें, सबके दुख दूर करें और सबके जीवन में उन्नति करें।
पूरी रात जगे ही है, सोए ही नहीं है कि मंदिर में भीड़ होगी, हम दर्शन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, पर भगवान की कृपा से दर्शन हो गए। सर उत्साह का ऐसा है, श्रद्धा, सबूरी और विश्वास है। दर्शन हुए और दर्शन करने से इतना एनर्जी मिलता है ना कि पूरा ईयर का एनर्जी बैटरी चार्ज हो जाती है। जबरदस्त है। मेरा जन्म शाहपुर में हुआ है और मैं रह रहा हूँ घाटलोड़िया में, लेकिन मैं हर साल और बहुत अच्छी तरह से आनंद लेते हैं सब लोग और सब लोग मजे में। हम सुबह से आए हुए हैं और इतनी भीड़ थी, बट दर्शन करके इतना अच्छा लग रहा है। अभी बस यही कहना चाहिए, जय जगन्नाथ। और उधर पुरी में भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकालने की पूरी तैयारी हो चुकी है। देश और दुनिया से लाखों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं पुरी। हालांकि इस वक्त पुरी में जोरदार बारिश हो रही है, लेकिन श्रद्धालुओं के जोश में कोई कमी नहीं है। थोड़ी देर पहले पुरी के जगन्नाथ मंदिर में मंगल आरती की गई और आज सुबह 9 बजे भगवान के तीनों रथों की प्रतिष्ठा भी होगी। सुबह 9:30 बजे पहंडी यानी कि भगवान को बाहर लाने की प्रक्रिया शुरू होगी, जो कि दोपहर 12:30 बजे तक चलेगी। 2 से 3 बजे तक के बीच गजपति राजा दिव्य सिंह देव छेरा पहरा करेंगे, यानी कि रथों के सामने सोने के झाड़ू से रास्ता साफ करेंगे। ये भी एक परंपरा है। और शाम 4 बजे से रथ चलने शुरू हो जाएंगे। भगवान जगन्नाथ भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ अपनी मौसी के घर पहुंचेंगे। तो ये पूरी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले हमने अहमदाबाद के जगन्नाथ रथ यात्रा की तस्वीर आपको दिखाई और पूरी की विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा की तस्वीर आप देख रहे हैं। जो लोग वहां पर नहीं पहुंच पाए हैं वो इस वक्त यहां से दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि इस पावन अवसर को अपनी आंखों से देखना बहुत ही सौभाग्य की बात है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। जगन्नाथ भगवान समेत उनके भाई बहन तीनों की जो रथ है वो पूरी तरह से तैयार है। और अब उनके रथ के आगे यानी कि जो रोड है वहाँ पर सोने की झाड़ू से उस रोड की सफाई की जा रही है और उसी मार्ग से प्रभु जगन्नाथ की ये रथ यात्रा निकलेगी। और देखिए कितना ज़बरदस्त कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर किया गया है। इससे इतर कि लगातार वहाँ पर बारिश हो रही है। पूरी की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर मौसम खराब है या ये कहें कि खुशनुमा है। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा जो निकले उससे पहले आप देखिए मौसम, बादल किस तरह से बरस रहे हैं और जो भक्त हैं वहाँ पर लाखों की संख्या में रथ यात्रा में शामिल होने के लिए पहुँचे हैं। उनके चेहरे की मुस्कान ये बताती है कि वो लोग कितने उत्साहित हैं, कितने प्रफुल्लित हैं। और ये देश और दुनिया के कोने कोने से श्रद्धालु पहुंचे हैं पूरी जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल होने के लिए। और प्रशासन की तरफ से इंतजाम भी काफ़ी ज़्यादा किए गए हैं, क्योंकि सालों सालों से ये चली आ रही परंपरा जिसको लेकर के श्रद्धालु को किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था ना हो, क्योंकि हज़ारों की संख्या में नहीं बल्कि लाखों की संख्या में यहाँ पर हर वर्ष श्रद्धालु पहुँचते हैं भगवान जगन्नाथ की इस रथ यात्रा में शामिल होने के लिए। विश्व प्रसिद्ध ये जगन्नाथ की रथ यात्रा अहमदाबाद में एक तरफ मंगला आरती हुई, उसके बाद पुरी में भी मंगला आरती हुई, जहाँ पर तमाम श्रद्धालु पहुँचे, शामिल हुए। और अब हर कोई इस आस में है कि उन्हें भी इस रथ को खींचने का अवसर मिल सके, अपने दुख से निवारण उन्हें मिल सके। हमने जगन्नाथ जी के पास हम समर्पित है, तो इसीलिए हमें बारिश हो, धूप हो, कुछ भी हो जाए तो हमें कुछ नहीं। हाँ जी, पूरा बाढ़ आ जाए तो महाप्रभु बाहर आ रहे, कौन ना आए इनको देखने के लिए। अहमदाबाद वो तो होता है, लेकिन यहाँ मेन है ना, महाप्रभु इधर है ना मेन, इसलिए। हर रोज नॉर्मल डेज में हम मंदिर में जाते हैं, लेकिन आज वो हमको देखने के लिए बाहर आ रहे हैं, इसलिए हम आए हैं। तो बारिश क्या, मतलब उनके लिए तो बारिश क्या, मतलब कुछ भी पूर क्या, भाव होना चाहिए, बारिश का क्या महत्व है। रथ यात्रा में दर्शन करने के लिए आए, परसों दर्शन किए, आज जो है रथ यात्रा में शामिल होंगे, रथ में यात्रा में रास्ता पे हाथ लगाएंगे। बहुत भारी बारिश हो रहा है, उसके बाद भी हम लोग लगे हैं और दर्शन करके जाएंगे। अरे हम भगवान जी की महिमा है, जगन्नाथ जी की महिमा है, उसी में लिए आए हैं। इससे पहले मैं भी आया था एक बार। भगवान का दर्शन करने के लिए आए। आज क्यों दर्शन करने के लिए आए? आज
भगवान ने जा रहा है ना चन्ना अपना उसका काकी का घर का बस जाने का ऐसे। सब दिन तो मंदिर में दर्शन होता है, आज बाहर दर्शन होगा क्योंकि जास्ती अनुभव हो रहा है, क्योंकि दूसरे के लिए बाहर आता है भगवान जी, क्योंकि वो अंदर कोई नहीं है, जाने वाला नहीं है ना, उसके लिए बाहर आता है दूसरे के लिए। आज पवित्र रथ यात्रा है, तो रथ यात्रा में हम लोग हर दिन प्रभु से मिलने के लिए अंदर जाते हैं। आज प्रभु बाहर आ रहे हैं, ये हम लोग सभी का सौभाग्य है, प्रभु का देखने का मौका मिल रहा है हमको। और अब आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं, दोनों ही विश्व प्रसिद्ध हैं। जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा, पुरी की तस्वीर आप देख रहे हैं और साथ ही अहमदाबाद की भी लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं। भगवान जगन्नाथ अपने भाई बहन के साथ मंदिर से बाहर अब आ चुके हैं, अलग अलग रथ पर सवार हैं। उड़ीसा के पुरी में आज भगवान जगन्नाथ की ये रथ यात्रा निकलेगी, जिसमें शामिल होने के लिए दूर दराज से श्रद्धालु पहुंचे। और अब खबर फुटबॉल के मैदान से, जहां पर अर्जेंटीना लगातार दूसरी बार फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच चुकी है। दूसरे सेमीफाइनल में अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को 2-1 के अंतर से हरा दिया है। अब भारतीय समय के मुताबिक फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला सोमवार को आधी रात के बाद 12:30 बजे शुरू होगा, जो स्पेन और अर्जेंटीना की टीम के बीच खेला जाएगा। मैच के 85 मिनट तक 1-0 से पिछड़ने के बाद भी अर्जेंटीना ने आखिरी 7 मिनट में 2 गोल दागकर ये चमत्कारी जीत हासिल की है। अर्जेंटीना के इस चमत्कार से उसके चमत्कारी खिलाड़ी मेसी का जादू काम आया। मेसी के 2 जादुई पास से अर्जेंटीना की टीम ने दनादन 2 गोल दाग दिए और मैच जीत लिया। 85वें मिनट में मेसी के पास पर पहले एंजो फर्नांडिस ने गोल किया और फिर लाउतारो ने 92 मिनट में एक और गोल कर मैच में 2-1 से बढ़त दिला दी, जो विजयी बढ़त साबित हुई। इंग्लैंड की तरफ से एंथनी गॉर्डन ने 85वीं मिनट में गोल दागा था और पिछले कई मैचेस की तरह सेमीफाइनल मुकाबले में भी अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी का जादू देखने को मिला। मैच के अंतिम लम्हों में जब ऐसा लगा रहा था कि अर्जेंटीना की टीम शायद ये मैच नहीं जीत पाएगी, लेकिन आप देखिए मेसी ने अपना जलवा दिखाया। मेसी ने भले ही सेमीफाइनल में कोई गोल नहीं किया, लेकिन टीम के दोनों ही गोल में उनकी भूमिका काफी ज्यादा अहम रही। मेसी के शानदार पास की बदौलत अर्जेंटीना के एंजो फर्नांडिस ने 85वें मिनट में ये पहला गोल किया और इसके 7 मिनट बाद मेसी ने फिर से एक जादुई पास दिया और इसके बाद इंजरी टाइम में मार्टिनेज ने विजय गोल दाग दिया और इस तरह से अर्जेंटीना कल मैच जीत गई और सेमीफाइनल में जा पहुंची। अब अर्जेंटीना का मुकाबला स्पेन से होगा। अमेरिका और ईरान के बीच जारी जंग लगातार भीषण होती जा रही है। दोबारा जंग शुरू हुए आज 5वां दिन है। दोनों ओर से जबरदस्त हमले हो रहे हैं। इस बीच अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान को धमकी दे दी है। ट्रंप ने ईरान को चेतावनी देते हुए यह कहा कि अगर ईरान ने बातचीत नहीं की तो अगले हफ्ते उसके सारे पावर प्लांट्स और पुलों पर हम हमले करेंगे और पहले से भी ज्यादा तेज हमले करेंगे। बुधवार को अमेरिका फोर्स ने हॉर्मुज स्ट्रेट को टारगेट करके 7 घंटे तक हमला किया और इस दौरान अमेरिकी सेना ने ग्रेटर तंबू आइलैंड पर भी अटैक किया। ग्रेटर तंबू आइलैंड हॉर्मुज स्ट्रेट के लिए सबसे ज्यादा अहम है। ये द्वीप हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों और वॉरशिप की निगरानी और सुरक्षा के लिए काफी ज्यादा अहम भूमिका निभाता है। इस दौरान ईरान के मिसाइल्स और ड्रोन ठिकाने, नौसैनिक अड्डे और साथ ही कोस्टल डिफेंस सिस्टम को भी निशाना बनाया गया। वहीं ईरान ने भी अमेरिकी ठिकानों पर पलटवार किया है। ईरान ने बहरीन, कुवैत और जॉर्डन पर जोरदार अटैक किया। यहां पर अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर लगातार हमला किया गया है। अमेरिका और ईरान के बीच जारी जंग और भीषण होती जा रही है। अमेरिकी सेना लगातार ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बना रही है।
अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक अमेरिकी सेना फाइटर जेट, ड्रोन और नौसैनिक जहाजों से ईरान के सैन्य ठिकानों पर जबरदस्त हमला कर रही है। अमेरिकी सेना इन हमलों में ईरान की मिसाइल लॉन्च साइट, ड्रोन ठिकाने और नौसैनिक अड्डों को निशाना बना रही है। अमेरिकी सेना का दावा है कि ऑपरेशन में दर्जनों सैन्य ठिकानों पर सटीक हमले किए गए हैं। दक्षिणी ईरान के कई हिस्सों में लगातार 5वें दिन अमेरिकी एयर स्ट्राइक जारी है। दक्षिणी ईरान के तटीय शहर सिरीक समेत कई इलाकों में हवाई हमले किए गए हैं। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को धमकी दी है। ट्रंप ने कहा कि ये हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक वो ये नहीं कह देता कि बहुत हो गया। Well, I guess you could define it any way you want, but certainly we're beating them up really badly. They have to be beat up. We're hitting them very, very hard. We're hitting every single thing that they have along the shore, along the waterfront. They'll continue until I say it's enough. I mean, they'll continue. They've been, the word the military likes to use is degrade. They've been degraded to a very low level. We're going to hit them very hard tonight. We're going to hit them very hard tomorrow night. We're going to hit them very hard the night after. And then next week it gets really bad for them because next week comes the power plants. Next week comes the bridges. We're going to knock out all their power plants. We're going to knock out all their bridges. Unless they get to the table and negotiate. इसके साथ ही ट्रंप ने ईरान पर और हमले तेज करने की चेतावनी दी है। ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान बातचीत के लिए तैयार नहीं होता तो अमेरिकी सेना अगले हफ्ते में पावर प्लांट और पुलों को निशाना बनाना शुरू कर देगी। ट्रंप ने कहा कि बेहतर होगा कि ईरान डील कर ले, वरना उसके पास कुछ नहीं बचेगा। I mean, literally 2 days ago we had a deal, and then they broke it at the last moment. They broke it. To make a deal, you're not going to have anybody left. We're being very careful with the civilian population, as you know. But I said, you better make a deal. You're not going to have anything left. They should. I don't know if they will or not. ट्रंप के बयान के बाद अमेरिका ने हॉर्मुज स्ट्रेट के पास मौजूद ईरान के बंदरगाहों की नौसैनिक नाकेबंदी भी फिर शुरू कर दी है। बुधवार को अमेरिकी सेना ने ईरान के ग्रेटर तुंब आइलैंड पर एक के बाद एक कई जोरदार हमले किए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक उसने बुधवार को ईरान के ग्रेटर तुंब आइलैंड पर करीब 20 मिनट तक हवाई हमले किए हैं। सेंटकॉम ने दावा किया है कि इन हमलों में ईरान के डिफेंस सिस्टम, क्रूज मिसाइलों के स्टोरेज सेंटर और मिसाइल लॉन्च करने वाले ठिकानों को निशाना बनाया गया है। ग्रेटर तुंब आइलैंड छोटा सा द्वीप है जो फारस की खाड़ी में हॉर्मुज स्ट्रेट के पास है। हॉर्मुज स्ट्रेट के लिए रणनीतिक रूप से ये बेहद अहम माना जाता है। ये द्वीप हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों और वॉरशिप की निगरानी और सुरक्षा के लिए अहम भूमिका निभाता है। इस द्वीप पर ईरान और संयुक्त अरब अमीरत अपना दावा करते हैं, लेकिन इस वक्त ग्रेटर तुंब आइलैंड पूरी तरह ईरान के कंट्रोल में है। हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास के छोटे छोटे आइलैंड किस तरह हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान को मजबूत बनाते हैं, वो आपको बताते हैं। दरअसल ग्रेटर तुंब, अबू मूसा, लेसर तुंब, हेंगाम, किश्म, लारक और हॉर्मुज द्वीप मिलकर हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास ईरान की एक तरह की डिफेंस रिंग बनाते हैं। इन द्वीपों की मदद से ईरान समुद्री गतिविधियों पर नजर रख सकता है और जरूरत पड़ने पर सैन्य कार्रवाई भी कर सकता है। अमेरिका के इन हमलों में ईरान को भारी नुकसान हुआ है। ईरान सरकार की तरफ से दावा किया गया कि अमेरिकी ताजा हमलों में 30 से ज्यादा नागरिकों की मौत हुई है, जबकि 260 लोग घायल हुए हैं। वहीं ईरान भी अमेरिकी हमले का जवाब दे रहा है। ईरान ने अमेरिकी ठिकानों पर
हमले तेज कर दिए हैं। बुधवार को ईरान ने फतेह 110, खैबर शेकन और जुल्फाकार मिसाइलों से हमला किया। IRGC के मुताबिक अमेरिकी हमले के जवाब में ईरान ने अमेरिका के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, नेवल सपोर्ट मैनेजमेंट सेंटर, हथियारों के गोदाम और फ्यूल टैंक तबाह कर दिए हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच कर रही स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम कभी भी अपनी फाइनल रिपोर्ट सरकार को सौंप सकती है। खबर यह है कि SIT ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है और देर रात तक टीम के सदस्य इसे पूरा करने के काम में भी लगे रहे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक SIT रिपोर्ट में चढ़ावा चोरी में दोषी और लापरवाही बरतने वाले लोगों के बारे में अलग अलग तरीके से बताया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक SIT की फाइंडिंग में यह भी पता चला है कि बैंक के साथ जो मंदिर ट्रस्ट का MOU हुआ था उसकी प्रक्रिया का पालन हुआ ही नहीं, इसी वजह से चोरी हुई है। SIT की अंतिम रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि ट्रस्ट की बदनामी को देखते हुए इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश की गई और चोरी की जानकारी होने के बावजूद भी ट्रस्ट ने कोई कार्रवाई नहीं की। SIT की रिपोर्ट में टिन्नू यादव के ऊपर जरूरत से ज्यादा भरोसा जताने को लेकर के भी सवाल उठे हैं। इसी अति भरोसे की वजह से चोरी की रकम दूसरे आरोपियों के साथ साथ टिन्नू के पास से भी बरामद हुई है। अब सबको इस अंतिम रिपोर्ट का इंतजार है, जिसके बाद बड़े एक्शन देखने को मिल सकते हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में नए खुलासे होने वाले हैं। चढ़ावा चोरी केस में नए किरदार सामने आ सकते हैं। चोरी की साजिश की नई परतें खुल सकती हैं। चढ़ावा चोरी की जांच के लिए बनी SIT अब किसी भी वक्त अपनी फाइनल रिपोर्ट यूपी सरकार को सौंप सकती है। SIT को जांच पूरी करने के लिए दिया गया अतिरिक्त 15 दिनों का समय बुधवार को समाप्त हो चुका है। टीम का कार्यकाल आगे नहीं बढ़ाया गया है, इसलिए SIT अगले कुछ घंटों में अपनी फाइनल रिपोर्ट सरकार को सौंप सकती है। इस रिपोर्ट में चढ़ावा चोरी से जुड़े फैक्ट्स, जिम्मेदार लोगों की भूमिका और सिस्टम को लेकर बड़े खुलासे हो सकते हैं। रिपोर्ट मिलने के बाद सरकार उसकी समीक्षा करेगी और फिर प्रशासनिक या कानूनी कार्रवाई को लेकर फैसला किया जाएगा। दूसरी तरफ अयोध्या पुलिस की जांच जारी है। सुभाष श्रीवास्तव और रमाशंकर मिश्रा से 1 दिन की रिमांड में पूछताछ के बाद दोनों को वापस जेल भेज दिया गया। पुलिस सुभाष श्रीवास्तव को उसके ठिकानों पर लेकर गई और वहां दस्तावेजों को खंगाला। इसी तरह पुलिस रमाशंकर को उस मकान में भी लेकर गई जहां वो किराए पर रहता था। पुलिस ने इस मकान को सील करके CCTV की DVR अपने कब्जे में ले ली है। इस घर में रमाशंकर मिश्रा दरअसल यहाँ पर किराए पर रहता था अपने पिता से अलग। उस घर के कमरे को भी पुलिस ने फिलहाल सील कर दिया है और ये बताया जा रहा है कि जो बरामदगी है उस बरामदगी को भी पुलिस ने यहाँ से किया है। यानी कि रमाशंकर मिश्रा के पास से जो बातें बताई जा रही थी कि 7 लाख रुपए उसने कबूले हैं कि उसने चढ़ावा के दौरान चोरी किए थे, उन पैसों की पुलिस ने बरामदगी कर ली है। और ऐसे में इस पूरे मामले को एस्टैब्लिश करना, इस पूरे मामले को CCTV के जरिए आगे बढ़ाना, इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाना और उसके बाद इस पूरी इन्वेस्टिगेशन को, सीक्वेंस ऑफ इवेंट को कोर्ट में रखना ताकि आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जा सके। और ऐसे में इन सारे सबूतों को उस जगह से मिलना जहां पर रमाशंकर मिश्रा किराए पर रह रहा था, ये अपने आप में बताता है कि पुलिस के पास जो CCTV से फुटेज मिला था, चोरी करते हुए चीजें दिखी थी, वो कहीं ना कहीं सत्यापित हो रही हैं यहाँ पर आकर के बरामदगी के जरिए। पुलिस ने रमाशंकर मिश्रा का उसके पिता से भी आमना सामना करवाया। पिता के मुताबिक रमाशंकर अपनी हरकत पर शर्मिंदा था, उसका सिर झुका हुआ था और मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। तो कुछ बोले नहीं। 7 लाख रुपए की बात आ रही कि रमाशंकर के पास 7 लाख रुपए की चोरी किया है, तो किया तो हाँ बताएंगे कि मैं लालच आ गया और कोई बस मुड़ी हलाई। मतलब प्रायश्चित में उसने कहा कि लालच आ गया तो मन में इसलिए चोरी कर लिया। हाँ, बाकी कुछ कहीं नहीं। कुछ आपको चाहेंगे कि उसकी पैरवी किया जाए, उसको मामले में कुछ लीगल मदद किया जाए, छुड़ाने की एक बार कोशिश किया जाए? अब सब लोग छुट्टी हैं तो उन्होंने जो हनुमान जी चाहिए तो छोड़े हैं, और हमें चाहिए तो उतना पैसा है ही नहीं जो हम लगा के यहाँ छोड़ा। अब टिन्नू यादव और उसके भतीजे मनीष यादव की बारी है।
लेकिन उससे पहले राम मंदिर के अंदर सिस्टम में बड़ा बदलाव शुरू हो गया है। चढ़ावे की निगरानी की जा रही है। सभी काउंटिंग स्टाफ को नया ड्रेस दे दिया गया है। कैश काउंटिंग में लगे स्टाफ को डार्क ब्लू रंग की डांगरी दी गई है। इस ड्रेस में कोई पॉकेट नहीं, पूरी तरह से पैक है। टेबल की जगह जमीन पर बैठकर काउंटिंग की जा रही है। SIS सिक्योरिटी के 5 लोग निगरानी कर रहे हैं। काउंटिंग के दौरान 2 पुलिसकर्मी की भी तैनाती कर दी गई है। काउंटिंग के दौरान 2 बैंक स्टाफ और 2 ट्रस्ट के लोग निगरानी के लिए मौजूद रहते हैं। कैश काउंटिंग स्टाफ की 3 बार एंट्री है, जिसमें 2 जगह चेकिंग होती है। 2 शिफ्ट में काउंटिंग हो रही है, साथ ही पूरी प्रोसेस की वीडियोग्राफी भी हो रही है। वहां पर गिनती करने वाले जो लोग हैं, उनमें से जो लोग आज जेल में हैं, वे भी और बाकी भी सभी जो एम्प्लॉयज है वो SBI के हैं, वे ट्रस्ट के एम्प्लॉयज नहीं हैं। तो जब मैं किसी को एम्प्लॉयमेंट देता हूं तो वह उसके लिए योग्य है कि नहीं, ये देखना किसका काम होता है, बोलो। ये उन्होंने किया नहीं। वहां पर रोज कम से कम 2 लोग तो भी ऑब्जर्वेशन के लिए होने चाहिए थे। बाकी लोग गिनती कर रहे हैं, लेकिन गिनती करने वालों को ऑब्जर्व करने वाले भी तो कोई होते हैं ना। अरे हमारे कोई मंत्री, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बात कर रहे होते हैं, वो अपनी बात में हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा के जो लोग होते हैं वो चारों ओर निगरानी करते हैं। उसी प्रकार वहां पर भी कुछ हो नहीं रहा है ना, इतना ऑब्जर्व देखने मात्र वाले कुछ लोग होने चाहिए थे। अब हमने SBI के 2 और हमारी ओर से 2 ऐसे 4 लोगों की व्यवस्था वहां पर कर दी है। नए CEO के सिलेक्शन की प्रोसेस शुरू हो चुकी है। 24 घंटे में 1000 से ज्यादा आवेदन मिल चुके हैं। एप्लीकेशन की स्क्रूटनी का काम शुरू हो चुका है। 18 जुलाई के बाद फैसला लिया जाएगा। बद्रीनाथ धाम में दान चढ़ावे की हेराफेरी के मामले में बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने एक बड़ी कार्रवाई की है। समिति ने मंदिर की आंतरिक कमेटी की जांच के बाद खजांची संदेश मेहता को पद से हटा दिया है और ये कार्रवाई रजिस्टर में चांदी के रिकॉर्ड में ओवर राइटिंग और अनियमितताएं मिलने के बाद की गई है। उनकी जगह पर केदार सिंह रावत को ये जिम्मेदारी मिली है। इससे पहले मुख्य आरोपी प्रमोद नौटियाल को SIT गिरफ्तार करके जेल भी भेज चुकी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ा एक्शन यहां पर लिया गया है, बड़ा बदलाव यहां पर किया गया है। खजांची संदेश मेहता को पद से हटा दिया गया है। चांदी के रिकॉर्ड में ओवर राइटिंग की शिकायत मिली थी और केदार सिंह रावत को अब नया खजांची बना दिया गया है। SIT की रिपोर्ट जब जांच पड़ताल के बाद जब यहाँ पर घोटाला पाया गया, बद्रीनाथ केदारनाथ कमेटी की तरफ से ये बड़ा फैसला और बड़ा बदलाव किया गया है। इससे पहले आरोपी प्रमोद नौटियाल को SIT गिरफ्तार करके जेल भेज चुकी है और आगे के इस बदलाव को लेकर के ये बड़ा फैसला लिया गया। अपने विभागीय जांच टीम थी, उनके द्वारा अपने एक रिपोर्ट में उल्लेख किया गया था कि उनके द्वारा 2 तारीख को जो है चांदी का जो माल होता है, मलवा चांदी, जो हमारा की उसमें डबल लॉक में रहता है, तो हमारे रजिस्टर में उन्होंने ओवर राइट किया हुआ था और कुछ मात्रा का भी कम ज्यादा का उल्लेख था। तो इसी को देखते हुए हमने उनको उस पद से दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया है और दूसरी जगह से वहां पे एक सीनियर अधिकारी को ले आई है। बद्रीनाथ धाम में दान चोरी की जांच कर रही SIT टीम ने अपनी जांच का दायरा अब और बढ़ा दिया है। बुधवार को SIT ने चढ़ावे की गिनती और CCTV की जांच की। इसके साथ ही SIT ने मंदिर समिति में चढ़ावे से जुड़े कुछ दस्तावेज भी मांगे हैं। आज कमिश्नर सर की अध्यक्षता में हम लोग यहाँ पे आए हैं बद्रीनाथ धाम में, और जो प्रक्रिया है, जो दान की प्रक्रिया है, कैसे इसको गिना जाता है, कैसे हुंडी वहाँ तक पहुँचाई जाती है काउंटिंग रूम में क्या व्यवस्था है, कितने CCTV हैं, कौन कौन कर्मचारी इस काउंटिंग में लगते हैं, बैंक कर्मी कब आते हैं, ये सारी प्रक्रिया का हमने अवलोकन किया है। और जो पुरानी CCTV रिकॉर्डिंग्स हैं उनका भी अवलोकन किया है। जो अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है उसको भी देखा गया है। और हमारी जांच अभी, क्योंकि आज पहली बार यहाँ आए हैं, प्रक्रिया देखने आए थे, तो अभी हमारी जांच चलेगी आगे। तो आगे जो बयान होंगे, शिकायतकर्ता के भी बयान लिए जाएंगे। यदि कोई पब्लिक से कुछ बताना चाहेगा तो उनको भी हम एक मौका देंगे। हमारे वित्त अधिकारी जगत चौहान जी भी हैं,
तो जो भी इससे संबंधी अभिलेख होंगे वो हम कस्टडी में लेंगे और उनकी जांच करेंगे। कि अभी हमने समिति से सारे सीसीटीवी रिकॉर्ड्स मांगे हैं जितने अवेलेबल हैं और उनका गहन निरीक्षण हमारी समिति द्वारा किया जाएगा और हमें ये भी निर्देश है यदि हम किसी टेक्निकल स्पेशलिटी का अभिमत लेना चाहते हैं वो भी हम जरूर लेंगे। और अब खबर यूपी के रामपुर से है, जहां पर समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं। जौहर यूनिवर्सिटी में बिना नक्शा पास कराए बनाई गई 38 बिल्डिंग्स पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी की जा रही है। प्रशासन के मुताबिक यूनिवर्सिटी की 40 से 38 बिल्डिंग अवैध पाई गई हैं। ये बिना नक्शा पास कराए बनाई गई हैं। बाकी के 2 के नक्शे पास हैं, जिसे लेकर के डीएम और रामपुर विकास प्राधिकरण ने विश्वविद्यालय प्रबंधन के तर्क को खारिज कर दिया, ध्वस्तीकरण के आदेश जारी कर दिए हैं। ये बड़ी खबर आजम खान की मुश्किलें बढ़ने वाली है, क्योंकि जौहर यूनिवर्सिटी में कई खामियां पाई गई हैं। सबसे बड़ी खामी ये कि कई ऐसी इमारतें हैं जिसे बिना नक्शा के ही पास करवा दिया गया था और इस इमारत को खड़ी कर दी गई थी। अब डेडलाइन दी गई है, उसी डेडलाइन के अंदर इस बिल्डिंग को गिराना होगा। जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर वाली कार्रवाई आने वाले दिनों में बहुत जल्द देखने को मिल सकती है। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। आजम खान की मुश्किलें बढ़ी, अवैध रूप से बनी जौहर यूनिवर्सिटी। 38 बिल्डिंग पर चलेगा बुलडोजर, आज सुप्रीम कोर्ट पर सबकी नजर। प्रशासन का शिकंजा, पीडब्ल्यूडी ने आम रास्ते का बोर्ड लगाया। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को झटके पर झटके लगे हैं। पहला ये कि योगी सरकार रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलाने जा रही है। रामपुर विकास प्राधिकरण ने जौहर यूनिवर्सिटी के अवैध बिल्डिंग्स के ध्वस्तीकरण के आदेश जारी कर दिए हैं और 1, 2 या 3 नहीं बल्कि 38 बिल्डिंग पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी है। दूसरा ये कि पीडब्ल्यूडी ने यूनिवर्सिटी के मेन गेट के बाहर आम रास्ते का बोर्ड लगा दिया है। रामपुर विकास प्राधिकरण की जांच के मुताबिक मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी में कुल 40 बिल्डिंग बनी हुई हैं। जांच में केवल 2 बिल्डिंग के नक्शे पास मिले हैं, जबकि 38 बिल्डिंग बिना पास नक्शे के बनाई गई है, जिसके बाद प्राधिकरण ने बिना पास नक्शे के निर्माण को अवैध करार दिया है और सुनवाई के बाद ध्वस्तीकरण के आदेश जारी कर दिए हैं। जौहर विश्वविद्यालय का भवन का निर्माण ग्राम सिंगनखेड़ा में हुआ है, जो आरडीए के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये जांच में ये ज्ञात हुआ था कि वहाँ पे जो भवन निर्माण हुआ है वो बिना अनुमति के हुआ है। इसके संबंध में उनको नोटिस दिया गया था, उन्होंने लिखित जवाब अपना प्रस्तुत किया है। इसके साथ ही व्यक्तिगत सुनवाई का भी अवसर दिया गया था। सारी कार्रवाई संपन्न होने के बाद ये तथ्य प्रकाश में आया है कि जौहर यूनिवर्सिटी में 40 भवनों का निर्माण किया गया था, जिसमें से मात्र 2 ही भवन ऐसे हैं जिनका मानचित्र स्वीकृत है। शेष 38 जो भवन है बिना मानचित्र स्वीकृत कराए बनाए गए थे। इस प्रकार से इसको अवैध निर्माण पाया गया और उसके ध्वस्तीकरण का आदेश पारित कर दिया गया है। जौहर यूनिवर्सिटी रामपुर सदर तहसील के सिंगनखेड़ा में है। ये जमीन 2024 से ही रामपुर विकास प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में आई है। ऐसे में यूनिवर्सिटी प्रशासन ने सवाल उठाए हैं कि जिस समय ये यूनिवर्सिटी बनी थी उस समय रामपुर विकास प्राधिकरण के क्षेत्र में नहीं आती थी, जिस वजह से नक्शा पास नहीं कराया गया। हालांकि प्राधिकरण ने साफ किया कि यूनिवर्सिटी प्रबंधन को सारे नियमों की जानकारी थी और तभी 2 बिल्डिंग के नक्शे भी पास कराए गए थे, लेकिन बाकियों के नहीं कराए गए, जिसे लेकर यूनिवर्सिटी से भवनों के पास नक्शे से संबंधित जानकारी मांगी गई, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिलने के बाद यह आदेश दिया गया। ये जो क्षेत्र है 2024 के बाद से आरडीए के जुरिस्डिक्शन में आया है। उससे पहले वहाँ पे जिला पंचायत का जुरिस्डिक्शन था और ये क्लियर है कि 2 भवन जो उन्होंने बनाए हैं उनका मानचित्र उन्होंने जिला पंचायत से स्वीकृत कराया है। इस तरीके से ये स्पष्ट होता है कि उन्हें नियम कानून की पूर्ण जानकारी थी, क्योंकि उन्होंने 2 भवनों का मानचित्र जिला पंचायत से स्वीकृत भी कराया है। लेकिन इसके साथ ही 38 भवन जो बनाए उनकी भी जो मानचित्र की स्वीकृति है वो जिला पंचायत के स्तर से तत्समय होनी थी, जो कि इन्होंने नहीं कराई है। और 2024 के बाद से जब से आरडीए ने टेक ओवर किया है तो
तो जिला पंचायत के जो दायित्व थे स्वीकृति संबंधित या अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण से संबंधित, वो अब आरडीए को करने हैं। आदेश पारित करने के उपरांत नियमानुसार 15 दिन का समय संस्था को दिया जाता है कि इस अवैध निर्माण को वे स्वयं से हटा लें, और ऐसा ना होने की दिशा में आरडीए द्वारा स्वयं कार्रवाई करते हुए इस अवैध निर्माण को हटाया जाएगा। साल 2006 में स्थापना के बाद से ही जौहर यूनिवर्सिटी विवादों में रही है। आजम खान जौहर यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं। फिलहाल रामपुर विकास प्राधिकरण ने जौहर यूनिवर्सिटी प्रबंधन को 15 दिन की मोहलत दी है ताकि वो खुद से ही अवैध निर्माण तोड़ लें, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो आरडीए खुद कार्रवाई करेगा। दूसरी ओर लोक निर्माण विभाग ने यूनिवर्सिटी के मेन गेट के बाहर बोर्ड लगाया है जिस पर लिखा है ये आम रास्ता है, यानी पीडब्ल्यूडी ने साफ कर दिया है कि ये रास्ता अब सार्वजनिक इस्तेमाल के लिए है, जिस पर पहले रोक थी। लोगों के मुताबिक मेन गेट बनने के बाद करीब 20 सालों से रास्ते पर आम लोगों का आना जाना प्रभावित रहा। हालांकि पीडब्ल्यूडी की ओर से बोर्ड लगाए जाने के बावजूद विश्वविद्यालय का मेन गेट फिलहाल बंद है और वहां सुरक्षा कर्मी तैनात हैं। योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत प्रदेश भर में अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चल रहा है। यूपी के अलावा और भी कई राज्यों में बुलडोजर एक्शन जारी है। हालांकि आज देश भर में हो रही बुलडोजर कार्रवाई के मामले पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। कोर्ट उन याचिकाओं को सुनेगा जिसमें अलग अलग राज्यों में सरकार पर पिछले साल जारी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के हनन करने के आरोप लगाए गए। ऐसे में आज बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर सबकी नजरें रहेंगी। पंजाब कांग्रेस में मचा घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब तक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजा वडिंग का विरोध कर रहे चरणजीत सिंह चन्नी गुट ने अब सोशल मीडिया पर मोर्चा खोल दिया है। चरणजीत सिंह चन्नी को दोबारा सीएम फेस बनाने की मांग को लेकर चन्नी गुट ने सोशल मीडिया पर सारा पंजाब चन्नी दे नाल अभियान शुरू कर दिया है। इस अभियान के तहत समर्थक लगातार पोस्ट साझा कर रहे हैं और खुल करके चन्नी के प्रति अपना समर्थन भी जताते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच चंडीगढ़ में प्रताप सिंह बाजवा और पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की मुलाकात हुई और राजनीतिक जानकारों का मानना यह है कि इस मुलाकात के जरिए हाईकमान ने चन्नी का अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश की है। इसके जरिए बुधवार को कांग्रेस हाईकमान ने अचानक से विधायक दल के नेता प्रताप सिंह बाजवा को दिल्ली तलब किया, जहां वहां पर उनकी संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल के साथ अहम बैठक हुई थी और इस पूरी मुलाकात के बाद से राजनीतिक हलकों में यही चर्चा तेज हो चुकी है कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग की जगह बाजवा को नई जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। और वहीं अमरिंदर सिंह राजा वडिंग के सपोर्टर्स का दावा यह है कि पंजाब कांग्रेस के 29 जिला अध्यक्ष में से 25 जिला अध्यक्ष राजा वडिंग के साथ हैं। चन्नी सिर्फ हवाबाजी कर रहे हैं। पंजाब से दिल्ली लौटे भूपेश बघेल ने पहले ये कह दिया था कि पार्टी हाईकमान ने पंजाब के लिए जो भी कमेटियां बनाई हैं उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, लेकिन अब हो सकता है कि आने वाले दिनों में एक बड़ा बदलाव देखने को मिले। पंजाब की यात्रा रही और पंजाब नेताओं से मुलाकात हुई, पीसीसी में भी बैठकें हुई, फिर ब्रेकफास्ट लंच डिनर भी पार्टी हुई, सबसे मैंने की है। और उसके बाद क्या नेतृत्व परिवर्तन की कोई नीचे रख ले यार, मैं रिपोर्ट आपको कैसे बता दूं? अच्छा, क्या नेतृत्व परिवर्तन की कोई गुंजाइश? मैं पहले ही बोल चुका, गुड्डा गुड्डी के खेल नहीं है। अब देखिए, कांग्रेस पार्टी डैमेज कंट्रोल की कोशिश में जुट चुकी है। पंजाब कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष राजकुमार वेरका ने यह बताया कि सबकी अपनी शिकायत हो सकती है, लेकिन आला कमान से किसी की नाराजगी नहीं है और जल्द ही पंजाब में राहुल गांधी बस यात्रा निकालेंगे जिसमें सभी नेता एक साथ आपको नजर आएंगे। देखिए, बातचीत सिर्फ इतनी सी है, 2027 में सरकार बनाने की हमारी बारी है, इसलिए हमारी पूरी तैयारी है। हम पूरी तैयारी के साथ लगे हैं, रोड मैप हमने तैयार कर लिया है और ये छोटी मोटी जो चीज़ें आप पार्टी के अंदर या परिवार के अंदर देख रहे हो, इनको जल्दी सुलटा लिया जाएगा और वो बात सारी हो चुकी है और जल्दी ही एक यहाँ से बस चलने वाली है। राहुल गांधी जी उस बस में तमाम लोगों को बिठा लेंगे और पंजाब की यात्रा पे चले जाएंगे। यूनिटी का मैसेज बस से देंगे और सब राहुल जी खुद पंजाब के दौरे पे जा रहे हैं। जो नाराज हैं वो हाईकमान
से नाराज नहीं हैं, वो कांग्रेस पार्टी से भी नाराज नहीं हैं। मैंने आपको कहा पसंद नापसंद की बातें होती है, किसी को कोई चीज़ पसंद आती है, किसी को नहीं आती, और हमारा हाईकमान, हमारा पेरेंट्स बॉडी है, वो आपस में बैठ के मन मुटाव जो भी हैं वो दूर कर रहा है। और मैंने आपको कहा कि बड़ी जल्दी ही ये जो बादल है छट जाएंगे और एक साथ अच्छे मौसम में हम सब आगे बढ़ेंगे। यूपी के अयोध्या पुलिस ने हत्याकांड में एक बड़ा खुलासा किया है, जहां पर 11 जुलाई को बाराबंकी के देवेंद्र वर्मा का शव मिला था। पुलिस ने अब इसको लेकर यह बताया कि देवेंद्र की पत्नी शिवांगी ने ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर के उसकी हत्या की। आरोपी पत्नी अपने पति के नाम की जमीन लेना चाहती थी और इसीलिए उसने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने देवेंद्र को अयोध्या घूमने के लिए बुलाया और बीच में सुनसान इलाके में उसकी हत्या कर दी। तो एक बार फिर से पति पत्नी के रिश्ते को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया। अयोध्या पुलिस ने ये बहुत बड़ा खुलासा किया, जिसमें पत्नी ने ही प्रेमी के साथ मिलकर के अपने पति की जान ले ली है। जमीन हड़पने का ये पूरा मामला है। बिहार के पटना से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। पटना में बंटी यादव हत्याकांड के मुख्य आरोपी रवीश उर्फ बिसिया का एनकाउंटर हो चुका है। पुलिस ने के मुताबिक मुठभेड़ बुद्ध कॉलोनी थाना क्षेत्र के मरीन ड्राइव LNT के पास हुई है। पुलिस को सूचना मिली थी कि रवीश उर्फ बिसिया इस घाट के किनारे छुपा हुआ है और पुलिस जब उसे गिरफ्तार करने के लिए पहुंची तो पुलिस को देख करके वो भागने भी लगा और साथ ही फायरिंग भी शुरू कर दी, जिसमें पुलिस की गाड़ी के आगे वाले हिस्से पर गोली भी लगी। इसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें बिसिया के दाहिने पैर में गोली लगी और वो घायल हो गया। पुलिस ने उसे घायल अवस्था में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। पुलिस ने रवीश से एक कट्टा भी बरामद किया है।